कर दो है ना। वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गए 16 क्वेश्चन, आज चलेगा 17। और लेकिन 17 में नया टॉपिक एक है ना। वो टॉपिक क्या है तुमने सुना भी होगा या नहीं? अंशों का हरण। फॉर फीचर ऑफ शेयर सुना है इसके बारे में कभी? फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर को सीधा सीधा इस बात में समझ लो कि किसी भी व्यक्ति का रजिस्टर में से नाम काट देना। तुम स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, फीस जमा करते हो, क्लास भी होती है वहाँ पे। अब तुम एक दिन स्कूल मत जाओ, 2 दिन स्कूल मत जाओ, 2 महीने की फीस मत दो, तो प्रिंसिपल या तुम्हारा टीचर क्या करेगा? तुम्हारा रजिस्टर में नाम काट देगा। तो नाम काटना ही क्या है? फॉर फीचर है, हरण है। अब इसको डिटेल में समझो। जब भी कोई शेयरधारी पैसे नहीं देता, अंश इशू किए जाते हैं, पैसा मांगा जाता है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सारा पैसा दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते। किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, किसी ने फाइनल कॉल नहीं दिया। पीछे क्वेश्चन आए हैं ऐसे। अब कंपनी क्या करती है, जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं ना, उनसे पैसे मांगे जाते हैं फिर दोबारा एक बार कि भाई तुमने पेमेंट नहीं किया है, किसका अपना पेमेंट कर दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, पेमेंट करने से मना कर देता है या कोई सुनवाई नहीं करता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने अंश रजिस्टर में से उस व्यक्ति का नाम काट देती है। समझ गए? अब नुकसान क्या है उस व्यक्ति को और फायदा क्या है कंपनी को। मानो उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी और व्यक्ति का नाम काट दिया, तो कंपनी क्या करती है कि जितने पैसे उसने जमा कर दिए हैं ना, वो सारे के सारे पैसे जब्त कर लेते हैं, वापस नहीं देंगे कुछ भी, है ना। कि व्यक्ति को कहने लगे मैंने तो एप्लीकेशन दिया था, मैंने तो अलॉटमेंट दिया था, तुमने रजिस्ट्रेशन नाम काट दिया, तो मेरे को वापस दो मेरा पैसा। पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो पैसा उन्होंने जब्त किया उनको बोलते हैं अंशों का हरण। ठीक है, जितना भी पैसा मिल गया उस पैसे को जब्त कर लेगी कंपनी, और जब्ती का पैसा क्या रहेगा? अंशों का हरण। व्यक्ति को नुकसान क्या रहेगा कि उसका पैसा जब्त हो जाएगा। कंपनी को फायदा क्या रहेगा कि जिन अंशों का हरण किया गया उनका पैसा जब्त कर लेगी और बाद में वही वाले शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से इशू कर देगी। समझ गए अंश हरण का मतलब? अब अंश हरण जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। कौन से शेयर? एक उन शेयर का जो कि सममूल्य पर इशू किए गए हों। पहले क्वेश्चन आया था, सममूल्य का मतलब होता है एट पार अंग्रेजी में, मतलब 10 रुपये का शेयर जब 10 रुपये में बेचा जाता है तब की कंडीशन एक दूसरी कंडीशन होती है एट डिस्काउंट, जब अंशों को डिस्काउंट पे इशू किया गया हो, कटौती पर, 10 रुपये के शेयर को 9 रुपये में इशू किया गया हो। एक होता है प्रीमियम पर, है ना। तो 3 कंडीशन हमको पढ़नी है अंश हरण में। पहले जैसी एंट्री सब रहेंगी, एप्लीकेशन के पहले जैसी एंट्री, अलॉटमेंट की पहले, फर्स्ट कॉल की, सेकंड, सब कुछ पहले से एंट्री है। अब हरण की एक एंट्री और बढ़ जाएगी, क्वेश्चन के सबसे लास्ट में करनी पड़ेगी। वो क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब हरण की 3 जो मैंने कंडीशन बताई है वो 3 कंडीशन आप समझो। पहली कंडीशन क्या है? जब अंशों को सब मूल्य पर निर्गमित किया गया हो। कहने का मतलब है कि अंश की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का एक है और इशू कितने में किया गया? इश्यूड भी किया गया उसको 10 रुपये में। इसको बोलते हैं सममूल्य। लिखा होता है ना क्वेश्चन में 10,000 शेयर और प्रत्येक शेयर की कीमत 10 रुपये। अब कंपनी उसको इशू कर रही है 9 रुपये में, तो होगा बट्टे पे, 11 रुपये में होगा प्रीमियम पे, और 10 रुपये में इशू कर रही है तो क्या हो गया? वो सममूल्य पे। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? एक लाइट जला दो ये वाली, वरना अंधेरा होगा। ठीक है, ये ठीक है। ये नहीं बड़ी वाली मत जलाओ, बड़ी जलाओगे तो फिर यहाँ पे फोकस आता है ना कैमरे में, तो वो सही नहीं रहता फिर। ये ठीक है। एक बार और बताने वाली बात, ये बात ये बता रहा था, फेस वैल्यू का मतलब है, क्वेश्चन हम पढ़ते थे पहले, उसमें लिखा क्या होता था? 10,000 शेयर कंपनी ने निर्गमित किए जिनमें एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू है। अब वो कितने में इशू कर रहा है? अगर 9 रुपये में इशू कर रहा है तो बट्टे पे इशू है, अगर 10 से ज़्यादा में कर रहा है, 11 में कर रहा है तो प्रीमियम पे इशू है, और 10 रुपये में कर रहा है तो वो सब मूल्य पर इशू है, एट पार इशू है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब जब ऐसे अंश इशू किए जाएं जो कि सब मूल्य पर किए गए थे, लेकिन अब उनका हरण हो जाए, तो हरण होने के बाद में क्या रहेगा बेटा? उनकी एक एंट्री बनेगी सबसे लास्ट में जाके। क्या एंट्री बनाएंगे? वो एंट्री आप इधर समझो। एंट्री ऐसे बनती है, लिखना पड़ता है हमको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
और 2 में आएगा बेटा शेयर अनपेड कॉल्स। ये अकाउंट अलग है ऐसे, इसको आप फॉर फीचर भी बोल सकते हैं, इसको फॉरफिटेड बोलेंगे। अंशहरण खाता होता है ना ये। अब बात समझो, इनकी वैल्यू कैसे कैसे आती है। शेयर कैपिटल में आता है बेटा मांगा गया पैसा या मांगी गई रकम, आपने कितना रुपया मांगा। फॉरफिटेड में आता है प्राप्त रकम, कितना रुपया प्राप्त हो गया। और अनपेड कॉल, अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ये वो पैसा है जो प्राप्त नहीं हुआ। बात आ गई यहाँ तक समझ में। ये एंट्री और क्लियर तब होगी जब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बताई थी मैंने जब अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया गया हो, तब क्या एंट्री बनेगी। बनाएंगे इधर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर वही फॉरफिटेड अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। यहां भी क्या आएगा, मांगी गई रकम, यहां आएगी प्राप्त रकम, यहां आएगा जो प्राप्त नहीं हुआ, यहां आएगा बट्टे की राशि। जो बट्टा दिया होगा 1 रुपये का, 2 रुपये का, जितने का भी दिया हो वो यहाँ आ जाएगा। बात आ गई समझ में। लेकिन ये एंट्री सिर्फ उतने शेयरों के लिए बनेंगी जितने लोगों ने पैसे नहीं दिए। 200 शेयर वाले ने दिए, 300 शेयर वाले ने दिए, तो 200 और 300 की बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी। बात आ रही समझ में यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक ही बात हो सकती है, या तो सिर्फ अकेली ये एंट्री होगी, या अकेली ये होगी, या अकेली अगले वाली होगी। तीनों एक साथ नहीं आ सकती, कभी भी एक ही आएगी कोई भी। समझो अगली एंट्री क्या है, जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो। पहले कभी प्रीमियम पर निर्गमित कर दिया है, लेकिन अब जाकर उनका हरण करना पड़ रहा है। तो इसमें 2 बात याद रखनी है तुमको, कभी कभी तो प्रीमियम का अमाउंट मिलता नहीं है और कभी कभी प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है। मानो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, एक शेयरधारी ऐसा जिसने अलॉटमेंट की राशि दे दी, मतलब प्रीमियम भी दे दिया, और एक शेयरधारी ऐसा जिसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया। बात समझ गए। तो प्रीमियम जो होता है हमारा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा कहीं से मिलता है तो उसको किसी को नहीं बताना है कि हमको फ़ायदा मिला है, और अगर नुकसान हो जाए तो फिर सबको बताना है कि हमें नुकसान हुआ है, हमें नुकसान हुआ है। ये तो होता है हर एक इंसान का। अगर कहीं से फ़ायदा हो जाए तो किसी को नहीं बताएगा कि मुझे फ़ायदा हुआ है, चुप रहेगा वो। तो जब भी तुमको प्रॉफिट होगा, जब भी तुमको प्रीमियम मिलेगा, तुमको उसकी एंट्री बनानी नहीं है, एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमको प्रीमियम नहीं मिला, नुकसान हो गया ना, फिर वो सबको बताना है। और सबको बताने का मतलब क्या है कि वो लिखनी है, उसकी एंट्री बनानी है ना। होता है ना कि नुकसान को सब गा गा के बताते हैं, वैसे तुमको भी गाना है, प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, ऐसे। समझ गए। देखो अब इधर इधर कितनी कंडीशन बन जाएंगी, 2 कंडीशन बन जाएंगी बेटा इधर। पहली कंडीशन कौन सी, जब प्रीमियम राशि प्राप्त हो जाए तो एंट्री बनेगी बेटा इधर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट। ये एंट्री सेम इसके जैसी होती है।
यही सारी बातें लिखी होती हैं सेम एंट्री में, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है। दूसरी, जब प्रीमियम प्राप्त ना हो, प्रीमियम राशि प्राप्त ना हो, तब एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम मिला नहीं, अब प्रीमियम नहीं मिला तो बताना पड़ेगा प्रीमियम नहीं मिला हमको, तो नुकसान हुआ है, नुकसान को लिखते हैं डेबिट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 अनपेड कॉल्स अकाउंट। बात समझ गए? जहाँ प्रीमियम लिखा हो प्रीमियम की राशि आएगी, यहाँ मांगा गया रुपया, यहाँ प्राप्त रुपया, यहाँ जो रुपया प्राप्त नहीं हुआ। ये बेसिक है इसका फॉरफिटेड का। समझ गए बात? अभी आगे और क्वेश्चन बढ़ेंगे, जब हम आगे पहुँचेंगे 20-22 के आसपास, तब इसमें क्या होगा, जो अंश हरण किए जाएंगे उनको फिर से रीइशू किया जाएगा एक बार, तो एक एंट्री फिर एक और बढ़ जाएगी उसमें रीइशू वाली, है ना? बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है, फिलहाल इसको नोट डाउन करो। 17वां क्वेश्चन देखो। सुगंध लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 60,000 अंशों का निर्गमन किया है, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर और 20 रुपये प्रथम मांग पर और शेष अंतिम मांग पर दिए थे। राजेश, जिसके पास 1200 अंश है, ने आवंटन और मांग की राशियों का भुगतान नहीं किया है, और दिलीप, जिसके पास 600 अंश है, ने दोनों मांग का भुगतान नहीं किया है। शेष राशियां प्राप्त हो गई हैं। कंपनी ने देय राशियों का भुगतान न करने के कारण राजेश और दिलीप के अंशों का हरण कर लिया है। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पकड़ो, बताओ जरा इश्यूड शेयर कितने हैं? 60,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपये। एप्लीकेशन पर कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस बचा है वो सेकंड एंड फाइनल पे। हमको 100 करने हैं, 20, 40, 60 और 20, 80 और 20, 100। बात आ गई यहाँ तक समझ में सबको? अब इसके बाद में क्या हुआ है, एक पहला था राजेश, इसके पास 1200 शेयर हैं, इसने कॉल सिनेरियर किया है, और क्या क्या एरियर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल नहीं दी, इतने नहीं दिया है ना, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं दिया, 1200 मल्टीप्लाई 20 और 1200 मल्टीप्लाई 20। चेक कर लो जरा एक बार। राजेश ने आवंटन और याचना राशि का भुगतान नहीं किया, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 चौके 48,000 हो जाएगा। इसका 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24,000। इतने रुपए आपको मिलेंगे नहीं, किससे? राजेश से। अलॉटमेंट पे कितना, 48,000, फर्स्ट कॉल पे कितना, 24,000, और सेकंड कॉल पे कितना, 24,000। एक और दूसरा व्यक्ति है, कौन? दिलीप। कितने शेयर हैं? 600 शेयर हैं इसके पास। इसने भी कॉल से एरियर किया है, मतलब पैसा दिया नहीं है। और कौन सा नहीं दिया? एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसने, एक सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया इसने। तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए? 600 मल्टीप्लाई बाय 20, और यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय 20। इसका मतलब 12,000 रुपये इधर नहीं मिले और 12,000 रुपये इधर नहीं मिले। बात आ रही यहाँ तक समझ में? इतना क्वेश्चन पहले से हम कर चुके हैं। पहले जब क्वेश्चन आप देखोगे तो इतने क्वेश्चन पहले से हो चुके हैं। अब इसके बाद में फॉरफिटेड शेयर किया है हमने, कितना? दोनों के शेयर, कौन कौन से? राजेश के और दिलीप के, मतलब 1200 शेयर एक और 600 शेयर एक, टोटल में कितने? 1800 शेयर का हमने हरण किया है। ये एक नई लाइन जुड़ी है इसमें, इससे पहले के क्वेश्चन पहले जैसे ही हैं। आप 14, 15, 16 क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पे। एक बार देखेंगे आप वीडियो में जाके तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमको एप्लीकेशन की एंट्री बनानी पड़ेगी। एप्लीकेशन में कोई एरियर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एंट्री बनेगी पहले के जैसी, कोई चेंज नहीं करना है। तो एप्लीकेशन की जब एंट्री हम बनाएंगे, एप्लीकेशन की एंट्री ए और एंट्री बी दोनों सेम बनेंगी बेटा। कितने हज़ार से? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 से। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। इधर एक कॉलम में बन जाएंगे एप्लीकेशन की एंट्री, इधर बनेंगे अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की जब हम एंट्री बनाएंगे तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री बनेगी, देखो इसमें अलॉटमेंट में क्या प्रीमियम है? कोई नो प्रीमियम,
कोई डिस्काउंट है? कोई डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब है सिंपल एंट्री बनेगी पहले वाली। तो कैसे बनाएंगे इसको? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40। लेकिन बी जो एंट्री बनेगी इसमें क्या होगा, एक आदमी ऐसा है जिसने अलॉटमेंट पे पैसा दिया नहीं है, तो इसकी तो एंट्री बनानी पड़ेगी हमको। कैसे बनाएंगे इसको? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये क्या है? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आपने कितने रुपए मांगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40। 60,000 मल्टीप्लाई 40 कितने होते हैं भाई? करो जरा मल्टीप्लाई। 60,000 मल्टीप्लाई 40, हाँ 60,000 का मल्टीप्लाई 40 में कर दो। 24 लाख, 24 लाख होंगे। अब क्या तुमको पूरा 24 लाख रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में कितना पैसा मारा गया है? 48,000 रुपये मारे गए, दिए नहीं है, तो 48,000 कम मिलेंगे आपको। आप माइनस करके दिखा देंगे यहाँ से 48,000 रुपये। यहाँ कितने बचेंगे बेटा? 23,52,000। 23,52,000। बताओ, ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? अब बनाएंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री बना रहे हैं हम। मैं यहाँ पे ए और बी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में रहे एकदम, है ना। आपको जनरल एंट्री बनानी है, लाइन खींच के, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट ऐसे। तो पहली एंट्री करेंगे कितने से? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 से। आप ऐसे एंट्री करेंगे। पहली एंट्री सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक पर पैसा रिसीव्ड होगा बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है। यहाँ भी लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये मैं आधा अधूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले से एंट्री सेम ही चल रही है, अमाउंट चेंज हो रही है बस। कितना रुपये मांगेंगे आप? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा बेटा? 12 लाख रुपये। आपने मांगा 12 लाख रुपया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मारा जाएगा? देखो फर्स्ट कॉल पे क्या हमारा कितना? 24,000। एक फर्स्ट कॉल पे यहाँ भी कितना? 12,000। 24,000 एक ने नहीं दिया, 12,000 एक ने नहीं दिया, टोटल मिला कितना नहीं मिला? 36,000 रुपये मिले नहीं है आपको, है ना। इसको दो बार भी घटा सकते हो आप। एक बार घटाने कितने? 24,000। एक बार कितने घटाने बेटा? 12,000। घटा दो इसको। कितना घटाना है आपको? घटाना है 12 लाख में से 36,000 रुपये घटा दीजिए। कितने बचेंगे? 12 लाख में 36,000 घटाएंगे तो 11,64,000। बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे इधर, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसमें एंट्री पहले वाली होगी कितने से बेटा? 60,000 शेयर है और 20 रुपये की कॉल है, और बी एंट्री होगी अब इधर। कैसे पैसा मिलेगा इधर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने एक बार पहले ही बताया था, एरियर की एंट्री बना सकते हो तुम, बीच में लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन जब एरियर की एंट्री बीच में आएगी तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेगी आगे जाके, इसलिए एरियर को देखो मत, इतना सोचो जो पैसा मिला नहीं उसको घटा के लिख दो बस, एंट्री मत बनाओ उसकी। ठीक है, तो अब क्या है? ये रिसीव्ड है। क्या? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपये मांगेंगे आप? फिर से आप 12 लाख रुपये मांगेंगे। कितने रुपए मारे जाएंगे इस बार? देखो सेकंड फाइनल कॉल पे 24,000 इसने नहीं दिए, सेकंड फाइनल कॉल पे 12,000 इसने, 36,000 रुपये इसने नहीं दिए, तो फिर से घटाने हमको कितने? 24,000 बेटा एक बार घटाने हैं और 12,000 एक बार घटाने हैं, दोनों मिला कितना बचेगा फिर से यहाँ पे? 11,64,000 रुपया। 11,64,000 रुपया। बताओ, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है सेम पहले जैसा है, 14, 15, 16 सारे क्वेश्चन ऐसे ही। क्लियर है यहाँ तक बात? सबको समझ में आ रहा है? अब ये नई चीज़ आई थी इसमें, फॉरफिटेड शेयर, आर के और डी के, मतलब राजेश के और दिलीप के, इन दोनों का हरण करना है। अब हरण की 3 कंडीशन बताई है मैंने। पहली कंडीशन कौन सी? जब 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में बेचा जाए सब मूल्य पे। दूसरी बट्टे वाली। तीसरा प्रीमियम वाला। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी बट्टा लिख रहा है? डिस्काउंट नहीं। क्या इसमें प्रीमियम लिखा है? नहीं। कौन सा है फिर? सब मूल्य वाला। पहले वाली एंट्री बनेगी फॉरफिटेड की। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। फॉरफिटेड की एंट्री इधर बना रहे हैं हम, शेयर forfeited account debit to शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट लिख दिया मैंने वहाँ गलती से, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू में आएगा अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल का मतलब है जो हमको नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल एक बार यहाँ नहीं मिला, सेकंड कॉल एक बार यहाँ नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला। तो लिख दूँ यहाँ पे टू
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब अमाउंट देखो कैसे आएंगी। अब यहां पे ये तो सारी अनपेड कॉल है, ये वाली अनपेड, जिनका भुगतान नहीं हुआ है। किसका भुगतान नहीं हुआ? अलॉटमेंट में 48,000 लिख दो, अलॉटमेंट के सामने 48,000 इधर। फर्स्ट कॉल पे 24,000 ये वाले, 12,000 ये वाले, टोटल मिला के 36,000, यहां पे लिख दो 36,000। सेकेंड कॉल पे 24,000 ये वाले, 12,000 ये वाले, यहां पे लिख दो 36,000। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। शेयर कैपिटल में आता मांगा गया रुपया, जितना रुपया तुमने मांगा था। यहां क्या है? मांगा गया रुपया या मांगी गई रकम या धनराशि। कितना रुपया मांगा तुमने? देखो एप्लीकेशन भी मांगा तुमने, अलॉटमेंट भी मांगा, फर्स्ट कॉल भी मांगा, सेकंड कॉल, मतलब 100 रुपये पूरे मांगे हैं तुमने। अरे तभी तो सेकंड कॉल का एरियर हुआ होगा। जब सेकंड कॉल की एंट्री बना ली तो सीधी बात मांगे हैं पैसे, तो 100 रुपये पूरे मांगे हैं। हरण किनका होगा? आर का, डी का, राजेश का और दिलीप का। राजेश कितने शेयर हैं? 1200, इसके कितने? 600, टोटल कितने शेयर हो गए? 1800। समझ रहे वाली बात? मैंने लिखा भी था 1800 शेयर एरिया। तो तुमने कितना रुपया मांगा बेटा? यहाँ लिख सकते हैं वैसे 100 मल्टीप्लाई बाय 1800। 1800 शेयर से 100 रुपये के हिसाब से पैसा तुमने मांगा है। क्लियर है तक बात? तो कितना रुपये मिलेगा तुमको बेटा? ये वाला 1,80,000 रुपया। बात आ रही है समझ में आया तक? अब एक अमाउंट ये वाली रहेगी लिखनी, किधर की साइड की? टू साइड की। एक तरीका तो है कि ये पता लगाओ कि भैया कितना रुपया उन्होंने दे दिया, सबकी कैलकुलेशन देखो। और एक दूसरा तरीका ये है कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, मतलब इधर के सारे टोटल 180 के बराबर होने चाहिए। ये सीधा सीधा नियम है। ये कितना हो गया? 48 प्लस 36 प्लस 36, इन सबको जोड़ दो और 180 में से घटा दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। जोड़ो जरा, 36 दूनी 72 और 72,000 में कितना जोड़ना है? 48,000। 72 में 8 जोड़ोगे 80, 80 में 40 जोड़ोगे कितना जाएगा? 120। ये कितना है? 180। तो कितना बचेगा? 60,000 रुपया। ये मैंने बैलेंस बचाया है इधर, समझ गए? इसका मतलब है कि इसको निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा। 60,000 रुपये दिए होंगे उन्होंने बस, दोनों ने मिलके। चेक भी कर सकते, क्रॉस चेक कैसे तो वो समझो आप, एग्जाम में गलती ना हो। पहले इसकी बात करते हैं राजेश की। राजेश ने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, इसका सिर्फ एप्लीकेशन दिया। तो 1200 मल्टीप्लाई 20 कितने हो गए? 1200 मल्टीप्लाई 20 24,000 रुपये। 24,000 तो इसने दे दिए। इसकी बात करें 600 वाले की, तो इसने क्या दिया है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट भी दिया और एप्लीकेशन भी दिया। इसने दिया टोटल 60 रुपये, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 600 कितने आ जाएंगे? 36,000। 36,000 और 24,000 कितने होते हैं? 60,000। वहाँ आगे देखो, समझ गए? क्रॉस चेक करने का तरीका है, एग्जाम में गलती ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर एकदम? ऐसे भी आ रहा है, मैं बता रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, आंसर सही आया या नहीं आया तो चेक कर सकते हैं आप। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? फॉरफिटेड तक समझ में आ रहा है सबको? अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये जो फॉरफिटेड का पैसा होता है ना बेटा, ये वाला, ये वही तो पैसा है जो हमने जब्त कर लिया है, जो उन्होंने दे दिया था। रजिस्टर में से नाम काटा, इतना रुपया उनका जमा था, हमने जब्त कर लिया। ये 60,000 रुपये तो हमारे फायदे के हैं और हम इसको कहीं छोड़ नहीं सकते। फायदे का पैसा हमको उठा के हमेशा अलग रखना पड़ता है ना? और हमने एक साथ ही मिला तो खर्च हो जाएगा सारा पैसा, तो इसको उठा के अलग रखना पड़ेगा। जब भी ऐसे किसी फायदे का पैसा अलग उठा के रखते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। फायदे में से कुछ पैसा अलग रखते हैं ना, उसको रिजर्व बोलते हैं। और जब भी कैपिटल से आएगा समझो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसको। समझ गए बात? तो ये वाला पैसा कहाँ भेजना है? कैपिटल रिजर्व में भेज दो। मैंने बताया जब भी कभी ट्रांसफर करते हो तो अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। टू को बाय में, बाय को टू में। यहाँ लिखा है टू में, तो लिखना कब पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा। लिख दो इसको कैसे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। और ट्रांसफर कहाँ करने की बात कर रहा हूं मैं? शेयर कैपिटल रिजर्व में। यहां लिख सकते हो बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? पूरे 60,000। ये हमारा फायदा है। बात आ गई समझ में सबको? क्वेश्चन खत्म हो गया तो अभी क्लियर है ना सबको एकदम? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिखाओ। नेक्स्ट 18 देखो बेटा क्या है अभी।
अनुराधा कंपनी लिमिटेड ने 50,000 समता अंश प्रति अंश 100 रुपये वाला, 50,000 टोटल शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है और 20% अधिमूल्य पर निर्गमित किया। इस बार उसने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया हुआ है। भुगतान निम्न प्रकार से था, आवेदन पर 25 रुपये, आवंटन पर 45, अधिमूल्य सहित मतलब 45 रुपये में प्रीमियम शामिल है। प्रथम याचना तथा अंतिम याचना पर शेष वैल्यू जो भी रह जाएगी वो है। सभी मांगे की गई हैं, समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। केवल एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे ने अंतिम राशि का भुगतान नहीं दिया है। उसके अंशों का हरण कर पुनः 60 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू और बढ़ा दी है उसने। अब तक क्या था, शेयर इशू हो रहे थे, पैसे मिल रहे थे, कुछ लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, कुछ लोग एडवांस पैसे दे रहे हैं। अब तक हमने ये पढ़ा। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि शेयरों का हरण किया जाएगा। अब एक पॉइंट और बढ़ गया, जो हरण किए हुए शेयर है ना उनको एक बार फिर से री इशू किया जाएगा, फिर से दोबारा पुनः निर्गमन। तो अब तुमको सीखना है पुनः निर्गमन। नहीं, उनको नहीं, किसी और को। मानो कि 60 शेयर किसी के पास थे, 100 शेयर किसी के पास थे, उसने पैसा नहीं दिया तो 100 शेयरों का हरण हो गया, नाम काट दिया तो एक स्लॉट खाली हो गया 100 शेयरों का। तो वो 100 शेयर मतलब उस नाम पे किसी दूसरे का नाम लिख दिया जाएगा और उससे पैसे ले लिए जाएंगे। ये होता है पुनः निर्गमन। अंश जो हरण किए गए हैं उनको फिर दोबारा इशू करना पुनः निर्गमन कहलाता है। बात समझ गए? तो अब नया टॉपिक बन जाएगा ये पुनः निर्गमन का। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, तो पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। हरण के बारे में समझा था, ऐसे इसके बारे में समझते हैं। पुनः निर्गमन, हाँ इसको बोलेंगे बेटा री इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उससे पहले एक डाटा समझा हमने हरण वाला, वो तो मिलेगा इस क्लास में, और पुनर्निर्गमन जो वाला है वो अगली क्लास में मिलेगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अब मैं ये टॉपिक समझाऊंगा तो एक क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी है ना। अगला क्वेश्चन अगली नई क्लास में आएगा तो फिर कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा कि टॉपिक हमने पिछली क्लास में समझाया, क्वेश्चन अगली क्लास में, तो टॉपिक के साथ अगली क्लास आएगी, अगली वाली क्लास में देखने वाला टॉपिक। समझ के बात? चलो, अब जब री इशू हम करते हैं तो ऐसे शेयरों का री इशू किया जाता है जो हरण किए गए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1800 शेयर हरण किए थे ना, ऐसे। अब हरण करने का री इशू जब किया था तो 3 तरीके से री इशू किए जाते हैं, सममूल्य पे, बट्टे पे और प्रीमियम पे। 3 ही टाइप के री इशू होते हैं। लेकिन एक खास बात एक होती है कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया जाता है, मतलब सिंगल एंट्री में। इशू करने पे 3-4 एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग, फर्स्ट कॉल की अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया जाता है, एक साथ मांग लिया जाता है सारा का सारा पैसा एक कॉल में। बात आ गई समझ में? समझो,